वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के 9 चैप्टर आधारिक संरचना का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे अनुरोध है कि पहले वो फर्स्ट पार्ट देख ले, जिससे उन्हें सेकंड पार्ट समझने में आसानी हो। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने आधारिक संरचना के परिभाषा, आधारिक संरचना की अवधारणा और कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो इसलिए कृपया पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर सेकंड पार्ट देखें। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए स्वास्थ्य होता क्या है, या एक स्वस्थ व्यक्ति को कौन होता है। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार नहीं है तो हम उसको स्वस्थ कहेंगे, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अब एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता में संपूर्ण वृद्धि होती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो आसानी से सारे कार्य जो है सरल रूप से कर लेता है। फिर देखो, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है या किसी देश के व्यक्ति जो है हेल्दी हैं तो क्या होगा कि उत्पादकता में वृद्धि करेंगे और मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। हमने पहले ही स्वास्थ्य या स्वस्थ व्यक्ति की हमने वो देखा था कि भाई मानसिक अवस्था से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो इसलिए क्या होता है कि मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं में क्या विकास हुआ, क्या परिवर्तन आया है, इस बिंदु में हम ये पढ़ेंगे। देखिए, मृत्यु दर में कमी। तो देखिए क्या था कि भाई मृत्यु दर में भारी मात्रा में कमी आई है। 1951 में मृत्यु दर जो है वो 27 प्रति हज़ार थी। वहीं 2018 में घट के 7.2 प्रति हज़ार हो गई। तो देखिए कितनी कमी आई है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य स्वतंत्रता के पश्चात काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। अब देखिए शिशु मृत्यु दर में, देखिए शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। 1951 में 146 प्रति हज़ार था, वहीं 2018 में जो है 30 प्रति हज़ार था। अब ये शिशु मृत्यु दर क्या होती है, जो 1 साल से कम आयु के बच्चों की जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। वास्तव में होता क्या है कि ये स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारे हॉस्पिटल वगैरह पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी मृत्यु हो रही है एक शिशु की। तो जितना कम होगा ये बताता है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारिक संरचना है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब हेल्थ सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए वहीं 1951 में 146 प्रति हज़ार था, वहीं 2018 में 30 प्रति हज़ार हो गया। अब देखिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है कि किसी देश में जो व्यक्ति हैं वो एवरेज रूप से कितने साल तक जीवित रहते हैं, उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अब जीवन प्रत्याशा जो है 1951 में मात्र लगभग जो है 32 वर्ष थी, वहीं 2018 में देखो 69 वर्ष तक हो गई है। तो देखिए 1951 में लगभग 32 वर्ष तक आयु थी लोगों की। मतलब एवरेज रूप में देखा जाए, औसतन देखा जाए तो सिर्फ 32 वर्ष तक ही जीवित रहते थे, वहीं 18 में 69 वर्ष तक हो गई है। जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण। देखो मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक जैसी कई सारी बीमारियां ऐसी थी जो जानलेवा थी, उन पे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण पा लिया गया है। 5 वर्ष से कम आयु की बच्चों की मृत्यु दर में कमी। देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है। 1960 में ये 248 प्रति हज़ार थी और 2018 में घट के ये 37 प्रति हज़ार हो गई। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य सेक्टर को कह सकते हो, हेल्थ सेक्टर को दर्शाता है कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। और 1951 से 2017 के बीच भारत का स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार क्या करती है, संकेत देती है। काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में। देखिए क्या क्या हुआ है। अस्पतालों और औषधालयों, दवाखानों की संख्या लगभग 9,300 से बढ़ के 53,800 हो गई है। तो देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं नर्स कर्मियों की संख्या जो है लगभग उस टाइम 18,000 थी और अब देखिए लगभग 30 लाख है। वहीं पे एलोपैथिक डॉक्टर की संख्या भी लगभग 62,000 से अब बढ़ के क्या हो गया, लगभग 11.5 लाख हो गई है।
तो ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है कि भाई स्वास्थ्य सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर जो है, कितनी तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। अब देखिए भारत में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब कि भाई छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो उसको त्रिस्तरीय पे रखा गया है। सबसे पहले है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र शामिल करता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसमें होता क्या है, ये सभी छोटे अस्पताल होते हैं जो अधिकांशतः छोटे शहर, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और ये केंद्र एक डॉक्टर द्वारा परिचालित होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है कि भाई टेस्ट वगैरह करवा लिया जाए। अब देखिए द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थान में क्या क्या है, इन सारे स्वास्थ्य संस्थानों को उच्च श्रेणी युक्त किया गया है। इसमें सर्जरी, ईसीजी, एक्सरे, मतलब छोटे मोटे टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनसे थोड़ा बड़े होते हैं। अब त्रिस्तरीय देखिए कौन से हैं, ये उत्कृष्ट एवं संपूर्ण सुसज्जित उपकरणों, परिपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल आते हैं, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, ऑपरेशन से लेकर सारे टेस्ट होते हैं। तो ऐसे जो है त्रिस्तरीय पर रखा है, ये तृतीय स्थान पर रखा गया है। तो छोटे से सबसे पहले जो जोन लेवल या छोटे लेवल पे होता है, जहाँ पर छोटे मोटे जो हैं बीमारियों का इलाज कर लिया जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़े स्तर पे रखा गया है जिसमें छोटे मोटे टेस्ट वगैरह भी होते हैं, और फिर पूरे बड़े स्तर पर रखा गया है जैसे एम्स वगैरह, ठीक। तो ये त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में चलती हैं। अब देखिए निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य की आधारिक संरचना, निजी क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत में निजी क्षेत्र की कुल स्वास्थ्य सेवाएं व्यय 80 से भी अधिक योगदान है। तो लगभग भारत में 80% जो है निजी क्षेत्र ने कर रखा है। निजी क्षेत्र लगभग 70% अस्पताल चलाते हैं। तो निजी क्षेत्र में लगभग 70% जो है अस्पताल चलाते हैं, और उपचार की मांग करने वालों में से 78% ग्रामीण और 81% शहरी रोगी निजी गैर संस्थागत सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जो मरीज होते हैं वो लगभग जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो 78% लोग निजी क्षेत्रों में जाते हैं, और जो शहरी क्षेत्र में हैं वो 81% लोग जो हैं वो निजी क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये आगे देखिए अब क्या है, 58% ग्रामीण और 62% शहरी रोगी निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। तो देखिए निजी क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पे देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, परंतु इसमें से अधिकतर सुविधाएं लगभग 80% निजी स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्तिगत उद्यम के रूप में केवल 1 या 2 श्रमिकों के साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात हॉस्पिटल वगैरह बढ़े तो हैं, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र ने ज़्यादा वो बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, निजी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और क्योंकि निजी क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि भाई पैसे वगैरह सबको पता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो पैसे वगैरह ज़्यादा मांगते हैं, तो निजी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब आगे देखिए क्या है, एक उभरती हुई चुनौती। अब स्वास्थ्य सेवा एक उभरती हुई चुनौती है, किस तरह से, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। अब स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण मतलब कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी नहीं हैं जितनी शहरी क्षेत्रों में हैं, ठीक है। इसको असमान वितरण कहा जाता है। सरकारी बड़े बड़े हॉस्पिटल देखा जाए तो वो सब शहरी क्षेत्रों में ही हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट भी देखा जाए वो भी शहरी क्षेत्रों में है, नगरों में है, महानगरों में है। तो ये असमान वितरण है, ये एक जो है चुनौती है। संक्रामक बीमारियां जैसे एड्स वगैरह हो गई, कोरोना जैसे अभी चल रहा है, इन सब के इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, तो ये भी एक चुनौती के सामने है। फिर है निकृष्ट प्रबंधन। निकृष्ट प्रबंधन का मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर देखा जाए तो भाई आज भी जो प्रबंधन है वो अपर्याप्त है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो कर्मचारी जो हैं वो कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल वगैरह कम है, तो एक तरह से निकृष्ट प्रबंधन है। वहीं पे निजीकरण भी एक समस्या है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई अगर स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि भाई पैसे ज़्यादा लिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि भाई चार्ज ज़्यादा करता है, तो ये भी एक चुनौती है। तो इससे क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं से क्या हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। फिर देखिए घटिया रखाव।
अब बात करें सार्वजनिक अस्पतालों की या सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ के रख रखाव बहुत घटिया होते, इतनी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, क्योंकि उन सबको तो अपना जो भी है सैलरी वगैरह मिल रही होती है, तो वहाँ पर जो रख रखाव है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए क्या है, निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालों में गुणात्मक अंतर इतना अधिक होता है कि लोगों को विवश होकर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाना पड़ता है, यद्यपि इनका खर्चा वहन करना उनके में नहीं होता है। मतलब कि भाई इतना अच्छा क्वालिटी नहीं देते, इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है कि लोगों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। साफ़ सफाई का घटिया स्तर, अब देखिए साफ़ सफाई का घटिया स्तर हमने इससे पहले ही बात कर ली है। देखिए रिहायशी तथा काम करने वाले स्थानों व संस्थागत क्षेत्रों के इर्द गिर्द स्वच्छता बनाए रखना ये जरूरी है। लोगों की साफ सफाई संबंधी ज्ञान को जागरूक करना, उन्हें इस जागरूकता के कार्यक्रम में भागीदारी बनाना, तो ये सारी चीज़ें जरूरी है अगर साफ सफाई चाहते हैं। तो ये अभी तक स्वास्थ्य के बारे में मैंने पढ़ लिया है। अब जरा देखते हैं कि भाई निष्कर्ष रूप में क्या कहा जाता है। तो देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। मतलब विदेशों में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतरीन, इतने अच्छे हैं, हम उनके लेवल के, हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में हो इतने लेवल की नहीं है। देखिए, ये देखा गया है कि शहरों में भी लगभग 30% घरों में शौच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शहरी गंदी बस्तियों में सफाई का अति निम्न स्तर है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग वास्तव में नरक जैसे प्रदूषित परिवेश में रह रहे हैं। भारत में के 150 जिलों में अधिकतर कच्चे शौच पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ग्राम निवासियों को 20% सफाई सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती हैं। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो अभी चलाया गया था के माध्यम से सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को स्वीकार करना उल्लेखनीय है। स्वच्छ भारत मिशन सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना था। तो इसके तहत आप सबको पता ही है कि भाई जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, जिसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय वगैरह की सुविधा वगैरह दी गई थी। तो इससे काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अब संक्षेप में कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं समयानुसार महत्वपूर्ण रूप से सुधार हो रहा है, परंतु विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में ये अभी भी बहुत पहुंच से बाहर है। अगर हम जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से तो स्वास्थ्य सेवाएं भारत की अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो चलिए, सेकंड पार्ट था ये यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।